नमस्कार दोस्तों, सृजन संवाद के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारी खास मेहमान हैं जानी मानी कथाकार, अनुवादक, संपादक सुश्री कुसुमलता सिंह जी। आपका हार्दिक स्वागत है कुसुमलता जी। दोस्तों, सबसे पहले मैं कुसुम जी का एक संक्षिप्त परिचय आपसे कराना चाहूँगा। कुसुम जी का जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में हुआ। शिक्षा दीक्षा के बाद आप दिल्ली काम के सिलसिले में आ गए। यहाँ कई पत्रिकाओं के संपादन से आपका संबंध रहा। स्वतंत्रता सेनानियों की पत्रिका अमर विजेता में 4 साल तक आप सहयोगी संपादक रहे। मासिक साहित्यिक पत्रिका परिंदे का 4 साल तक संपादन किया। अक्टूबर 2015 से मासिक पत्रिका कक्साड जनजातीय चेतना, कला, साहित्य एवं संस्कृति का राष्ट्रीय मासिक का दिल्ली से प्रकाशन, प्रबंधन और परामर्श संपादक के रूप में आप कार्य कर रहे हैं। लिटिल बर्ड प्रकाशन दिल्ली की संस्थापक और निदेशक हैं। दोस्तों, आपके विपुल साहित्य सृजन की अगर मैं बात करूं तो आपकी हवा की घंटी, मेलजोल वाली हवेली, ये किशोरों के लिए लिखी गई संग्रह हैं, कहानी संग्रह हैं। बाल कथा संग्रह में छुपम छुपाई, जिसका प्रकाशन विभाग दिल्ली से प्रकाशित, जिसका अंग्रेजी और उड़िया में अनुवाद भी हुआ है। गिलहरी का सहयोग, हाथी का सलाम, मछुआरा और मेंढक, ये फ्रैंक ब्रदर्स पब्लिशर दिल्ली से प्रकाशित हुए हैं। मीठे गीत युगबोध प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। 4 कहानी, खेलो कहानी, फिर बोली कहानी, स्टोरी एट नाइट, स्टोरी टाइम, ये बचपन सोसाइटी दिल्ली से प्रकाशित हुए हैं। अपना घर सबसे अच्छा चित्र का रहस्य हिंदी अकादमी दिल्ली से पुरस्कृत हैं। खट्टी मीठी कहानियाँ, कहाँ गाऊं, आम के दोस्त, प्रकाशन संस्थान दिल्ली से प्रकाशित हैं। छोटी चींटी की बड़ी दावत एवं फिर खिल गए फूल, चित्रकथा नेशनल बुक ट्रस्ट दिल्ली से प्रकाशित है। सहलेखन में भारत की लोक कथाएं एवं देवी देवताओं की कहानियाँ, पेंगुइन यात्रा बुक्स दिल्ली से प्रकाशित। संत महात्मा की कहानियाँ सस्ता साहित्य मंडल से प्रकाशित हैं। 23 पुस्तकों का आपने अंग्रेजी से हिंदी और 3 का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद किया है। संपादन 11 बाल पुस्तकों का संपादन किया है। एक छोटी सी मुलाकात आदिवासी कलाकारों के साक्षात्कार का संग्रह है। कागज और अर्थ राघव चेतन राय की कहानियों का संपादन। सामाजिक सेवा से भी आपका सक्रिय रूप से जुड़ी हुई हैं। बचपन सोसाइटी फॉर चिल्ड्रंस लिटरेचर एंड कल्चर, एक स्वयंसेवी संस्था की आपने 2004 में स्थापना की है, जो अल्प सुविधा भोगी और वंचित बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और पढ़ने को प्रेरित करती रहती हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी आपकी सक्रिय भागीदारी रही है। बोलोनियो, कोलंबिया, केपटाउन, लंदन, दुबई, न्यू जर्सी में होने वाले पुस्तक मेलों में आपकी सक्रिय भागीदारी रही है। वहां आपको तमाम सम्मानों से सम्मानित भी किया गया है। आपको कई सम्मान भी आपका प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रीय सुरेश पंडित स्मृति सम्मान अलवर, विभूति राज स्मृति सम्मान, कथाश्री सम्मान, भारतीय बाल कल्याण सम्मान, बाल किशोर साहित्य सम्मान और राष्ट्रीय कला गौरव सम्मान। वर्तमान में आप चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट दिल्ली में हिंदी विभाग से संबद्ध हैं और कक्साड पत्रिका की परामर्श संपादक और प्रबंधक हैं। मित्रों, अब हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। कुसुम जी, आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि हमारी संज्ञान में आया, हमने जाना कि आप बाल साहित्य के लेखन में सक्रिय रूप से आपका व्यस्त थीं और काफ़ी आपका रचना कर्म आपका उस संदर्भ में रहा। उसके बाद आप ये संपादन के क्षेत्र में किस तरह से आपका पदार्पण हुआ, ये हम जानना चाहेंगे। बहुत एक अजीब सी बात है कि बाल साहित्य की जहाँ तक बात है, हर बड़े लेखक ने जो है कहीं न कहीं बाल बच्चों के लिए रचनाएं की हैं। तो ऐसा तो कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट में नहीं समझती कि कहीं अगर बाल साहित्य में हैं तो हम और कहीं ना किसी और विधा में जो है हम नहीं उस तरह से कर पाएंगे, सफल नहीं होंगे। तो मैंने जो है मैंने कोशिश की कि जब मैं इन बाल साहित्य के साथ में जुड़ी और उसके साथ में रही तो मुझे लगा कि हम कुछ देखें, कुछ और प्रयास करते हैं। नए नए जो है चीज़ें जीवन में आती रहीं, घटनाएं आती रहीं, उनसे प्रभावित होती रही
और मुझे लगा कि नहीं, अब मैं जो है थोड़ा सा जो है कुछ कहानी के क्षेत्र में, कविताओं के क्षेत्र में मैंने बाल साहित्य से इतर हट करके भी थोड़ा बहुत कोशिश की। करने के बाद जहाँ तक आपने पहले ही कहा कि मैं संपादन के उसमें रही हूँ जो है, और मैंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया है, तो सच है मैंने साहित्य पत्रिकाओं का संपादन किया और वो पत्रिकाएँ बहुत अच्छी तरह फल फूल रही हैं। और उसके बाद एक ऐसा मौका आया कि मैं छत्तीसगढ़ में जाने का जो है मुझे एक मौका मिला, क्योंकि वहाँ की भाषाओं पे मैं काम करने के लिए मुझे प्रोजेक्ट में जो है मुझे निमंत्रित किया गया करने के लिए, उसमें शामिल किया गया। भतरी और गोंडी और हल्बी के लिए जो है कुछ बाल पुस्तकों का जो है वहाँ पर जो है उस पर अनुवाद भी था, उस चित्रांकन भी था और उनको जो है बनाया जा रहा था। तो वहाँ जब मैं गई तो मैंने देखा कि जो है आदिवासी क्षेत्र में जो लोग हैं अच्छा सोच रहे हैं, लिख रहे हैं। वहाँ की अपनी परेशानियाँ बहुत सारी हैं, वहाँ नक्सलाइट्स हैं, वहाँ पर तमाम उनकी जो है वो सब चीज़ें उस तरह से नहीं मुहैया हो पा रही जैसे हमको शहरों में या महानगरों में मिलती हैं। मुझे लगा कि मैं और तो कुछ मेरे पास मैं यही कर सकती हूँ कि मैं एक पत्रिका जो है ऐसे निकालूं जिसमें कि मैं इन लोगों को भी मुख्य धारा से उस पर जोड़ सकूं। तो जो आप ये जिस पत्रिका की बात अभी आपने की, कक्साड़ की, जो है कक्साड़ एक तरह से पुल है उन आदिवासी लोगों के साथ, उन लेखकों के साथ जो उस सुदूर उस अंचल में काम कर रहे हैं और उनके साथ यहाँ दिल्ली के महानगरों में जो लिख रहे हैं और जो लोग मुख्य धारा में लिख रहे हैं उनके साथ जोड़ने का एक प्रयास है जो है। बहुत सुंदर। जैसा कि अभी आपने बताया और हम लोग भी जानते हैं कि आप कक्साड़ नाम की पत्रिका के प्रकाशन और प्रबंधन से आप जुड़ी हुई हैं, परामर्श संपादक हैं उसमें। ये पत्रिका और इसका नाम कक्साड़, ये कैसे आपके मन में ये आपका जो है ये नाम आया और आपने इसका चयन किया? ये बहुत मेरा ख्याल है कि इसका 8वां साल इस पत्रिका का चल रहा है और ये मैं जहाँ भी इस पत्रिका की बात चलती है और जहाँ भी मेरी मुलाकात लोगों से होती है वो इस प्रश्न को ज़रूर पूछते हैं, क्योंकि सचमुच ये बिल्कुल ही एक अनयूजुअल, जो अलग सा एक हट करके नाम है। वहाँ पर जो है बहुत सारे नाम जैसे चलिक है, घोटुल है, ये नाम तो बड़े वहाँ कॉमन हैं, लेकिन जो है उसको लोग जानते भी हैं, उस नाम से पत्रिकाएँ भी हैं। लेकिन कक्साड़ नाम इस तरह से रहा कि जो है एक गोंड जो आदिवासी होते हैं, जिनका कि जो केंद्र में जो है भोपाल में ज़्यादा, उनका जो है मध्य प्रदेश में रहते हैं वो लोग, छत्तीसगढ़ में हैं, उड़ीसा में हैं, तो वो लोग जो है उनका जो एक इस तरह एक आराधना पर्व है उसको कक्साड़ कहते हैं, जिसमें एक कक्साड़ वो नृत्य करते हैं, तो वो कक्साड़ के नाम से जाना जाता है। ये विलुप्त होती प्रथाओं में से है, लेकिन जैसा कि हम चाहते हैं कि वो संस्कृति, वो परंपरा रहे, जीवित रहे, तो मैंने इसका नाम हम लोगों ने कक्साड़ रखा है और काफ़ी विचार विमर्श के बाद रखा गया। और इसको जब हमने अप्रूवल के लिए दिया तो हमारे यहाँ RNI से जो है उसको अप्रूवल मिला। और हम इसको ये कि लोग नहीं जानते हैं, इसलिए एक छोटा सा इसको मैं हमेशा एक परिचय के रूप में इसमें लिखती हूँ कि कक्साड़ क्या है। सराहनीय प्रयास है आपका, ये स्थानीयता को बचाने का एक बहुत ही आपका सराहनीय प्रयास। कुसुम जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि बड़ी बड़ी साहित्यिक पत्रिकाएं, कादम्बनी हो या और आपका जो है कई पत्रिकाएं इधर बंद हुई हैं। बाजार का इस तरह का एक प्रारूप जो है हमारे सामने आ रहा है कि साहित्यिक पत्रिकाओं का जो सर्वाइवल है वो दिन प्रतिदिन मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में आपने इस पत्रिका का संपादन और प्रकाशन का जो दायित्व अपने ऊपर लिया है, ये कितना चुनौतीपूर्ण आप इसको मानती हैं? आपको बताऊं कि पहली बात तो ये कि किसी भी पत्रिका को निकालने से पहले या उसके संपादन से पहले एक प्रतिबद्धता उसके प्रति होनी बहुत आवश्यक होती है। अगर आप प्रतिबद्ध हैं तो ये है तो चुनौती, उसका बहुत, क्योंकि उसमें क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं वो एक बड़ा विषय है। मेरा ख्याल है कि उसको हम लोग फिर कभी इस पर बात करें। लेकिन अभी जो मेरे समय आपने पूछा, जो तो बड़े पत्रिकाएं बहुत पहले से आप देखें, पत्रिका का जो इतिहास है जो है, बहुत सारी पत्रिकाएं आईं, बंद हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने पत्रिका निकाली, सरस्वती आई, वही बंद हुई, लेकिन दोबारा उसका पुनः प्रकाशन हुआ। आपकी हंस जो है ये आई, प्रेमचंद जी, दोबारा फिर से प्रकाशन देखिए उसका हो रहा है। पत्रिकाएं आती रहीं, जाती रहीं। ऐसा नहीं है कि कादम्बनी जो है बड़ी 150 पन्ने की पत्रिका आई हमारे सामने
और उन पत्रिकाओं का ऐसा नहीं कि उनकी कोई उपयोगिता नहीं, पत्रिकाएं आज भी जो है लोगों को मिलती है, लोग पढ़ते हैं, लोग ढूंढते हैं पत्रिकाओं को पढ़ना चाहते हैं। और हर पत्रिका, मेरी पत्रिका छोटी बड़ी जो भी है, जैसे हर तरह की रोशनी होती है, जो है एक बल्ब की रोशनी होती है, एक सूरज की रोशनी होती है, एक दिए की रोशनी होती है, लेकिन रोशनी सबकी होती है अपनी अपनी। उसी तरह से इन पत्रिकाओं का ये है कि एक मैंने चुनौती की तरह इसको लिया, और यहाँ तक कि आप को अच्छा लगेगा जान के कि हमने बड़ी मुश्किलों से, भले ही वो मुझे एक संयुक्त अंक निकालना पड़ा, लेकिन हमने लॉकडाउन में भी जो है मैंने कोशिश की कि मैं इसको निकाल सकूं, और मैंने निकाला, और निकालने के बाद लोगों तक पहुंची भी, और उसका जो है इसका जो है बहुत अच्छा लोगों ने इसकी जो है सराहना की, और ये पत्रिका जो है दिनों दिन आप लोगों के मतलब सबकी शुभकामनाओं से आगे बढ़ रही है। बहुत बहुत बधाई आपको आपके इस प्रयास में सफलता के लिए। कुसुम जी, ये भी हम देखते हैं कि जो संपादक की संस्था रही है, संपादकीय संस्था रही है, उसमें अब तक पुरुषों का ही एक मुख्य भूमिका, और उसको कहिए कि भूमिका रोल जो है वो रहा है। तो इधर एक संपादक के रूप में, एक महिला संपादक के रूप में आपका अनुभव कैसा आपका रहा है? मैं आपको बताऊं कि समय बहुत बदल गया है और चीज़ें बहुत बदली हैं, और मैं तो हमारे कक्साड़ के भी संपादक पुरुष ही हैं, डॉक्टर राजा त्रिपाठी इसके हैं वो, और छत्तीसगढ़ के हैं। इसके साथ साथ हमारी टीम है, उसमें भी हमारे यहाँ हमने एक ऐसा एक रेशियो है कि उसमें पुरुष और स्त्री सभी लोग हैं, स्त्रियाँ हैं सब बहुत। और हमें तो इसका मैं नहीं कह सकती कि मुझे कोई कहीं भेदभाव दिखाई दे रहा है, और एक मिल करके जो है, क्योंकि साहित्य का क्षेत्र ऐसा है कि भले ही मुझे नहीं मालूम कि ऊपर से क्या लोगों को दिखाई देता है, लेकिन वो एक ऐसी सुरक्षा, एक ऐसी अपने में, एक ऐसी जिसमें एक दीप्तिपुंज है वो अपने में, कि वो आपको हमेशा ऊर्जा ही देता है। आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, इसका बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, इसलिए जो है, अगर आप साहित्य की तरफ आपका रुझान है तो आप सफल होंगे ही होंगे जो है। आपने बड़ी न्याय संगत बात कही कि स्त्री और पुरुष होना मायने नहीं रखता, रचनाकार होना, लेखक होना वो मायने रखता है। फिर भी हम देखते हैं कि स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, इस तरीके से भी आपका साहित्य को कुछ खेमों में, कुछ खांचों में बांटने का एक प्रयास जो है वो किया जाता रहा है। बहुत ये देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी मान्यताएं लोग या उन खेमों को लोग खड़ा कर देते हैं। जी। और मैं तो नहीं, मुझे लगता है कि कोई इसमें ऐसा कोई भेदभाव होता है कि आप ये दलित विमर्श है, ये स्त्री विमर्श है, ये जो है अब तो ट्रांसजेंडर का भी है, उसके साथ तमाम चीज़ें विमर्श के रूप में लोग कभी कभी तो पैदा कर देते हैं। विमर्श के जो है वो एक सेलेबल रहे, एक बाज़ार के हिसाब से वो चीज़ें चलें जो है। तो बहुत सारी चीज़ें तो हमारे यहाँ जो है बाज़ारवाद के हिसाब से भी चलती हैं जो है। तो ये जो विमर्श जो आपने कहा, ये सच पूछिए तो जो है, आप अगर किसी से इंडिविजुअल कभी पूछिए तो कोई इसमें विश्वास नहीं करता है जो है। लेकिन होता ये है कि आप वामपंथी हैं, आप दक्षिणपंथी हैं, आप मार्क्सवादी हैं, कुछ भी इसका जो है सिर्फ ये है कि एक खेमा बनाने की बात है, और एक जो है जैसे अपना समुदाय जो है, एक अपना लोग रहता है लोगों का, लेकिन सहयोग सबका रहता है, सभी एक दूसरे के सहयोगी हैं। साहित्य में मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसा है, इसको हम कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट है कि नहीं ये बधा हुआ है तो हम ये हैं, ये विमर्श है हम इस पर ही लिखेंगे, ये दलित, ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि ये सारी चीज़ें जो छूटे हुए लोग हैं, जो हमारे यहाँ जो वंचित वर्ग रहा है, जिनको हम लोग, तो उनके लिए अवश्य जो है आगे बढ़ के लिखना और उनके बारे में सोचना एक सराहनीय प्रयास है। उसका विमर्श कहें या जैसा भी आप। नहीं, आपने बड़ी ही महत्वपूर्ण बात कही कि साहित्य और साहित्यकार विषयों को समग्रता में देखने का प्रयास करता है और उसे समग्रता में देखने का प्रयास करना चाहिए। कुसुम जी, आप कविताएं भी लिखती हैं? जी, कम लिखी हैं लेकिन लिखी हैं। हम चाहेंगे कि आप अपनी कोई कविता हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। जी, पिछले दिनों किसान आंदोलन, अभी तो उसको मैं यूँ कहूँ कि ख़त्म हो गया है, वो तो नहीं कह सकती, लेकिन उस किसान आंदोलन पे हमने एक कविता उस पर स्वागत है। है
शीर्षक है कविता के अलावा। कविता के अलावा जी। आखिरकार मुझे उनको समझने के लिए शब्दों को ही बनाना होगा सेतु। आखिरकार मुझे उनको समझने की शब्दों को ही बनाना होगा सेतु। वह सब कहने से पहले यही शुभेच्छा होनी होगी। अनुभव के नन्हे आयाम सूख न जाएं संवेदना तक, सूख न जाएं संवेदना तक, क्योंकि प्रेम की तरह बचपन से ही पलते रहे हैं मेरे ख्वाबों में, मेरे ख्यालों में खेत, हरियाली और किसान। बचपन से ही पलते रहे हैं मेरे ख्वाबों में, मेरे ख्यालों में खेत, हरियाली और किसान, पकते गेहूं और सरसों के पीले फूल, धान की बालियां, रोटियां और चांद। धान की बालियां, रोटियां और चांद, उनके वश में है पूरी प्रकृति। प्रेम भाव रखता है वह सबके प्रति। कौन है वह? निसंदेह खेतों को धानी चूनर पहनाने वाला किसान। निसंदेह खेतों को धानी चूनर पहनाने वाला किसान। फिर हमने सुना सब छोड़कर बैठे हैं वह सड़क के किनारे। हमने सुना सब छोड़कर बैठे हैं वह सड़क के किनारे। पहली बार सुना किसान और आंदोलन। पहली बार सुना किसान और आंदोलन। तब जाना गूंगी आवाज़ों की चीत्कार कितनी विदारक होती है। तब जाना गूंगी आवाज़ों की चीत्कार कितनी विदारक होती है। मेरा हर पल पसीजता मन यही कहता, क्यों नहीं हो जाते हमारे किसान लोहे के, हमारी थाली की रोटियां लोहे की। क्योंकि कविता भी आंदोलन है और उसके अलावा अब न मेरा कोई खेत है, न हरियाली और न किसान। बहुत सुंदर आपने अन्नदाता की पीड़ा को अपनी कविता के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से बयान किया। कुसुम जी, पिछले 2 सालों से पूरा विश्व एक कोरोना वायरस नाम की जैविक आपदा से गुजर रहा है, जिसने न सिर्फ आर्थिक ढांचे को, सामाजिक ताने बाने को भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया है। कोरोना काल में आपके द्वारा लिखी गई कहानी ज्योति बहुत चर्चित आपका हुई है। हम चाहेंगे कि आप अपनी इस कहानी के बारे में हमारे दर्शकों के साथ कुछ साझा करें। ज्योति कहानी, इस समय मैं प्रणाम करना चाहूँगी चित्रा मुदगल जी को। उन्होंने सबसे पहले बहुत इसके प्रशंसा उन्होंने ही की और उसके बाद ये सचमुच लोगों के ध्यान में आई, उसने ध्यान आकर्षित किया इस कहानी में। और ज्योति कहानी सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि एक लड़की जो है यहाँ से एक टूटी साइकिल पर अपने बीमार पिता को बिहार ले जाती है, लगभग 1200 किलोमीटर साइकिल चला करके जो है। तो एक स्त्री शक्ति का सशक्त उदाहरण है ये जो है, ये जो कहानी। और उस कहानी में जो है वो जो होता ये है कि जो हमारे जो अखबार होते हैं, समाचार होते हैं, इनके जो शब्द होते हैं, एक ही दिन में उनकी शक्ति जो है खर्च हो जाती है। लेकिन जो कहानी होती हैं उसमें जो शब्द होते हैं, उन पर जो तनाव जो उसका होता है, वो जिस तरीके से उसमें होता है वो रहता है और एक तरह से दस्तावेज की तरह हो जाता है। तो ज्योति कहानी जो है ये एकदम उस वैश्विक महामारी जिसका कि आज तक उसका इलाज खोजा जा रहा है, कहाँ से आया और क्यों आया, और चाइना और बड़े बड़े दूसरे देशों का उसे नाम है, उसमें वुहान का नाम बहुत ज़ोर से रहा। तो अब ये है कि वो तो अलग बात है कि हम इसके लिए हर महामारी का, हर ऐसे समय का कोई न कोई दस्तावेज होता है। और साहित्य उसका सबसे बड़ा जो है उसको तो जिम्मेदारी समझिए उसको, या उसने जो है कर दिखाया है। चाहे वो अल्बर्ट कामू का जो है वो आप उनका प्ले ले लीजिए, चाहे कमलेश्वर जी ने लिखा है, हमारे रामदास मिश्र जी ने भी लिखा है, सब कई जो है कहानियाँ लिखी गई हैं और अभी भी लोग लिख रहे हैं। तमाम चीज़ें ऐसी जो है उस पर हमारे यहाँ से तो ये आकाश में कोरोना घना है, हमारे ही प्रकाशन से आई है किताब जो है। तो इस तरह से मैं देख रही हूँ कि जो है जो ज्योति कहानी है वो उस एक परिस्थिति के साथ जुड़ती हुई और एक जो है वो सच्ची घटना पर एक किशोर जो है 12-13 साल की लड़की का जो है ऐसा एक उसकी जो है उसकी हिम्मत
और उसमें जो है लोग जब भाग रहे थे, लोग जा रहे थे, और उसमें जो उनके सामने एक ऐसा उदाहरण पेश करती है कि संभवतः इसलिए लोगों को जो है पाठकों को पसंद आई। मैं तो यही कह सकूँगी, उनको प्यार मिला उनका, मुझे अच्छा लगा और मैं उनके लिए बहुत आभारी हूँ पाठकों की। नहीं, आपने उस साहसी बिटिया की कहानी को जिस तरह से, जिस संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया है, वाकई वो एक दस्तावेज के रूप में हमेशा याद रखा जाएगा। कुसुम जी, आप लिटिल बर्ड प्रकाशन संस्थान भी आपने की स्थापना की है और उसका संचालन भी आप कर रही हैं। इस प्रकाशन संस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या लेकर आप चल रही हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका क्योंकि जब मैंने इसका शुरुआत की तो ये लिटिल बर्ड नाम ही मैंने रखा था कि मैं बच्चों की किताबें और जो मैं देखती रही हूँ अच्छी किताबें, कि बच्चों को अच्छी किताबें मिलें, उस तरह की किताबों के प्रकाशन का ध्येय लेकर मैंने इसको शुरू किया था। लेकिन मैंने देखा कि वो तो हो ही रहा है बच्चों के लिए, लेकिन मैंने ये पाया कि हमारे ये मित्रों ने, हमारे जो लेखक मित्र हैं और जो हमारे सहयोगी हैं, हमारे जो हमारे जो है जिनकी शुभकामनाएं हमारे साथ हैं जो है, और सब हमारे जो वेल विशर्स हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, और भी तुम इसमें कोशिश करो जो और विधाओं को लाने की जो है। और आप अब यकीन मानिए और इसको आप हमारे इस विश्व पुस्तक मेले में हमारे स्टॉल पे आकर ज़रूर देखिएगा कि हमने किस तरीके से कम दिनों में जो है, बहुत कम दिनों में हमने इतने सारे टाइटल तैयार किए और सिर्फ इसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे लेखकों की जो है किताबें इसमें आई। उन लोगों ने खुद कहा कि हमारी किताब जो है अगर छापो तो अच्छा होगा। तो अब ये लिटिल बर्ड जो है धीरे धीरे वो बिग बर्ड होती चली जा रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको। जी शुक्रिया। तो ध्येय तो कुछ और था, और वो होता है कि कभी कभी जो है जो होना होता है उस तरह चीज़ें बनती जाती हैं, वो वैसे ही बनती गई वो जो है। और वो एक मुझे लगता है कि धीरे धीरे अगर यही रफ्तार रही तो ज़रूर हम इसमें कुछ न कुछ एक ज़रूर मानक के रूप में जाने जाएंगे, ऐसा मैं सोचती हूँ। ज़रूर जी। जैसा कि आपने बताया कि आपने अपने प्रकाशन संस्थान की स्थापना की तो इस तरह से, इस उद्देश्य को लेकर कि बाल साहित्य का प्रमुख रूप से आप जो है प्रकाशन कराएंगी, लेकिन अब देखने में आ रहा है कि बड़े बड़े लेखक कवियों की रचनाएं और कृतियां आप प्रकाशित कर रही हैं और आपका लिटिल बर्ड देखते देखते बिग बर्ड में परिवर्तित होता जा रहा है। तो हम यहाँ गाजियाबाद के रचनाकारों को भी इस बारे में बताएंगे कि वो आपके प्रकाशन संस्थान से अपनी कृतियों का प्रकाशन कराएं। बहुत धन्यवाद आपको जो है जी। कुसुम जी, जैसा कि आपने बताया कि आप पत्रिका के प्रकाशन से जुड़ी हुई हैं और इस क्षेत्र में क्या चुनौतियां आप जो है महसूस कर रही हैं कि किस तरह से पत्रिकाएं ये आम जन तक पहुंच सकती हैं, पाठकों तक पहुंच सकती हैं? बहुत मेरा ख्याल है कि ये बहुत आपने अहम सवाल मैं सोच रही थी कि जो है आप इसको ज़रूर पूछेंगे, और ऐसा मेरे मन में भी आ रहा था कि इस पर ज़रूर पूछना भी चाहिए जो है। देखिए, चुनौतियां तो ऐसी हैं इसकी जो है कि एक अच्छे लेखन की चुनौतियां हैं, और आजकल ऐसा हो रहा है कि लोगों को जो है सोशल मीडिया ने बहुत एक मंच दिया हुआ है लोगों को, और लोग थोड़ा भी लिखते हैं उसमें डाल देते हैं, लोग सब अप्रिशिएशन आते हैं, उसमें लाइक्स आती हैं, लोग सोचते हैं कि हाँ बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा जो ख्याल है, अच्छा लिखने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और अच्छी किताबें जो हमारे यहाँ के जो क्लासिक्स हैं, जो है हमारी पौराणिक कथाएं हैं या हमारे बाहर देश विदेश सब की जो है रचनाओं को पढ़ना बेहद आवश्यक है। उसके बाद ही जो है आपकी जो है जो इमेजिनेशन, जो कल्पना होती है, उसको विस्तार मिलता है, आपको शब्द मिलते हैं और कहने की। और वही चुनौती सबसे बड़ी पत्रिकाओं के लिए है। लिखे हुए को तो बहुत कुछ मिल जाता है कि हम छापें, लेकिन मैं कक्षाड़ में सोचती हूँ इस पत्रिका में कि मैं नए लोग जो हैं उनको ज़रूर लेकर के आऊँ, और मैं ये पाती हूँ कि अक्सर रचनाएं जो है बड़ी कमज़ोर होती हैं जो है, और उसका चुनाव जो है हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती, बहुत मुश्किल है। और इन दिनों तो खैर चुनौतियाँ पिछले दिनों बहुत रहीं। उम्मीद करती हूँ कि लोगों तक पत्रिका पहुँच नहीं रही थी, कैसे पहुँचाया जाए उनको, जो है कैसे प्रिंटिंग कैसे कराई जाए, आर्टिस्ट कैसे ले आया जाए। लेकिन अभी उम्मीद करती हूँ कि आने वाले दिनों में कुछ ये सब थोड़ा सहज हो जाएगा, सहल तरीके से जो है पुनः जो है
स्थितियाँ ठीक होंगी, सहज होंगी। बेशक जी। बेशक। और हम बेशक ये उम्मीद करेंगे कि आगे स्थितियाँ सहज होंगी। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही अभी कि हम पठनीयता के संकट से गुजर रहे हैं और अच्छा लिखने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आजकल जो आप हमारे लेखक हैं वो लिखने पे तो आपका फोकस कर रहे हैं, लेकिन पढ़ने पर उनका उतना ध्यान नहीं। इन्हीं वजहों से ये देखने में आ रहा है कि काफ़ी समय से हिंदी साहित्य को कोई क्लासिक कृति जो है जिसे हम कह सकें वो आपका हिंदी के पाठकों के सामने नहीं आ पा रही है। तो इस संदर्भ में आप क्या आपका सोचती हैं? दो चीज़ें इसमें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये है कि सच पूछे तो किताबें ही लोगों तक नहीं पहुंच रही हैं। जी जी जी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि लोग वह पढ़ना नहीं चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। और मैं तो उन बच्चों को भी देख रही हूँ कि जो कि वो जो है अब ऑनलाइन क्लासेस ज़रूर कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ भी रहे हैं, किताबों में लिख भी रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं, मुझे किताबों के पन्ने छूना बहुत अच्छा लगता है। वो पढ़ना चाहते हैं, किताबें उनको मिलें तो ज़रूर पढ़ें। वो थोड़ा सा हमारे यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी थोड़ी दिक्कत हमारे यहाँ बहुत है, और उसका जो उसको थोड़ा चैनलाइज करना ही पड़ेगा। उसको उसमें सरकार भी उसके लिए उसका वो सहयोग हम लोगों को मिले तो चीज़ें बेहतर हों। और जहाँ तक क्लासिक की आपने बात की, बहुत अच्छा लोग लिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग जो है वो क्लासिक नहीं लिखे जा रहे हैं। ये तो उस वक्त बताएगा कि जब वो चीज़ें बाद में बहुत सारी चीज़ों की चर्चा होती है, मूल्यांकन होता है और हर किताबों का अपना भाग्य भी होता है। और वो एक फिर से वो एकाएक उठती हैं और खड़ी होती हैं और फिर से वो जो है उनकी चर्चा होती है। और बहुत कुछ अच्छा लिखा जा रहा है, लोग खूब लिख रहे हैं। और समय आपको ज़रूर बताएगा कि इसमें बहुत सारे क्लासिक्स भी हैं जो सामने आ रहे हैं आपके जो है। समय तो आपका हमें बताएगा ही, लेकिन जैसा आपने जिक्र किया, हम आपके माध्यम से भी अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इधर कौन अच्छे लेखक लिख रहे हैं, कौन सी अच्छी पुस्तकें जो है आपका हिंदी पाठकों के को उपलब्ध हुई हैं, उनके सामने हैं। अब जो पुस्तकों की जहाँ तक बात करेंगे तो लेखकों से ही पुस्तकें आपको जो है वो जैसे विषय इस तरह से जो है थोड़े परिवर्तित हुए हैं कि अब जो परिस्थितियाँ किसान आंदोलन पर थीं, तो मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी किताबें आई हैं, आ रही हैं। और हमारे यहाँ जो है महेश कटारे की किताबें बहुत जो है बहुत बेहद अच्छी आ रही है, जो है वो भी ज़रूर पढ़ना चाहिए लोगों को। और वही नहीं, हमारे यहाँ चित्रा मुद्गल जी ने बहुत सारी, ममता कालिया जी ने बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी हैं और वो सामने लोगों की आ रही हैं। बहुत सारी जो कविताएँ जो है, गज़लों में भी बहुत लोगों ने अपने जो है कोशिशें की हैं। एक मैं विनय मिश्र जी का नाम ले सकती हूँ यहाँ पर, जो कि उन्होंने गज़ल में जो है बहुत ऐसे अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी किताबें ज़रूर हमारे यहाँ से तो छपी भी हैं, जो कि बहुत पॉपुलर हुई हैं, लोकप्रिय हुई हैं। और एक अच्छे कवि हमारे श्रीधर मिश्र जी हैं, आलोचक भी हैं, उनका भी बहुत अच्छी उनकी किताबें आ रही हैं, पढ़ने लायक हैं। और बहुत लोग लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो है लिखा जा रहा है, बस कुछ तो है कि डिस्ट्रीब्यूशन कुछ लोगों तक पढ़ने। और मुझे उम्मीद है कि विश्व पुस्तक मेला जो है हम लोगों के लिए बड़ी उम्मीदें लेके आएगा। बस्तर पर जो है बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। हमारे यहाँ से एक मैंने आपको किताब, एक पुस्तक दिखाई है कि बस्तर बोलता भी है। किताब ऐसी है जिसमें कि बस्तर की जो है बिल्कुल आप उसको जो है पढ़ने का मतलब कि आप संभवतः वहाँ की धड़कनों को सुन पाएंगे। वो एक ऐसा अनछुआ सा क्षेत्र है। तो वो डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी की किताब है, बहुत बेहद अच्छी है। वो जो है आपका ध्यान आकर्षित करती है। इस तरह की तमाम किताबें हैं जो लोग लिख रहे हैं और आ रही हैं, और पढ़नी भी चाहिए लोगों को। और जहाँ तक क्लासिक की बात है, वो तो हमेशा ही मैं कहूँगी कि सबसे अच्छा है कि क्यों न लोग प्रयाग शुक्ल को जो है देखें, ज्योतिष जोशी जी को पढ़ें, और साथ में जो है इन लोगों को तो पढ़ना ही है, उनको पढ़ना चाहिए। और क्योंकि इनके अशोक वाजपेयी जी हमारे, वो तो सबसे बड़े जो है एक स्तंभ हैं जो है साहित्य के, जो है उनका तो है ही। इनकी केदारनाथ सिंह हमारे जो है उनकी तमाम कविताएं हैं, तो ये लोग तो हैं ही। आपने ममता कालिया जी का नाम लिया, चित्रा मुद्गल जी का नाम लिया, मृदुला गर्ग जी भी हैं, नासिरा शर्मा जी भी हैं। हम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं इनके बाद की जो पीढ़ी है उसमें जो कथाकार हैं और प्रमुख रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, मैं उनमें से कुछ लोगों के नाम आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। हाँ, ज़रूर। उसमें बहुत ऐसे हैं
कि देखिए एक अभी हमारे यहाँ बेहद एक अनामिका अनु हैं, वो साउथ में हैं, वो जो है वो लिख भी रही हैं और साथ में जो है उनकी जो है वो अनुवाद भी कर रही हैं। उनकी बहुत अच्छी उनकी सामग्री उन्होंने दी है पढ़ने के लिए, लोगों को बड़ी पठनीय जो है उनकी जो है आई है। इसके बाद की कुसुम भट्ट हैं, वो भी बहुत लिख रही हैं, उत्तराखंड में है वो जो है। हाँ, तो यहाँ से जो अलग अलग हट के भी लोग लिख रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है बहुत जो इस ऐसे हमारे जो दिल्ली में हैं, जो इसमें इसके बाद की पीढ़ी जो उनसे बहुत प्रभावित हुए हैं जो है, उनमें कई लोग हैं जो है कि मैं उनका नाम अभी मैं पुरुषों में नाम लेना चाह रही थी, मैं उस वक्त भी मुझे एकाएक जो है वो मैं नहीं याद आ रहा है मुझको, लेकिन मैं ये सब तो हैं। जैसे कविताओं में मैं अभी नरेंद्र पंडरी जी का नाम लेना चाहूँगी कि वो बहुत अच्छे वो हैं, उनकी पढ़ी जाएँ। असल में ऐसा है कि जो आप ये कह रहे हैं कि इसके बाद एकदम तुरंत, ये लोग उस तरह के हैं कि जो इन्होंने जो है इनके विचारों ने तमाम लेखक पैदा किए हैं, जो है पूरी पीढ़ी पैदा की है। इसलिए किसी एक का नाम लेकर के मैं उसको ये नहीं कि वो दूसरा नहीं लिख रहा है, कम बिल्कुल नहीं। इसलिए भी शायद मैं जो कह रही हूँ कि नहीं याद आ रहा है, तो वो एक उसमें एक उसमें जो है मेरा अपना भी संकोच है कि सभी जो है उनसे इतने सभी लोग हम प्रभावित हैं और उम्मीद हम लोग ये कर रहे हैं कभी तो वो लोग हम लोग को सिखा रही हैं, हमारे लिए ज्योत स्तंभ की तरह वो लोग हैं जो है, तो हमारे लिए तो बेहद जो है मतलब अभी हम उनसे ही नहीं उबर पा रहे हैं, उनका ही पढ़ते रहते हैं, तो आगे आने वाली पीढ़ी तो बेहतर करेगी ही जो है, वो तो दे रही हैं वो लोग जो है उनको। जी कुसुम जी, अनुवाद के क्षेत्र में आपने बड़ा ही उल्लेखनीय कार्य किया है। सृजन के क्षेत्र में अनुवाद की जो उपयोगिता है, जो महत्व है, उस पर आप क्या सोचती हैं? अब आप ये देखिए कि अनुवाद अगर नहीं होते तो हम शायद बहुत सारे हमारे जो प्रमुख कवि हैं, जो लेखक हैं, उनको हम कभी नहीं जान पाते। जो आप विश्व स्तर पे ले लें, जो है जिन्होंने रशिया में लिखा, उनके अंग्रेजी अनुवाद नहीं होते, हम तक नहीं पहुंचते, चाहे सोल्जेनित्सिन हो, चाहे अल्बर्ट कामू हो, टॉल्स्टॉय हो, जो भी हों, इन लोगों ने जो है, ठीक है शेक्सपियर इंग्लिश में थे तो वो तो है, लेकिन जिन्होंने दूसरे भाषाओं में लिखा, काफका हैं, इनको हम कभी नहीं जान पाते जो है। ऐसे ही हम लोग जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को कभी नहीं, इनकी गीतांजलि कैसे जानते हैं हम लोग, बंगला में लिखी गई जो है, नहीं, हमारे लिए मुश्किल होती, हम नहीं जान पाते। तमाम ऐसी जो है, या जो है अगर उन्होंने उसको इंग्लिश में अनुवाद नहीं किया होता तो शायद नोबेल प्राइज़ के लिए भी वो आगे ना बढ़ पाती जो है। अनुवाद की बेहद समझिए कि एक बड़ी शक्तिशाली विधा है अनुवाद जो है। बात ये है कि आप अनुवाद उस तरह से उसकी आत्मा उस कृति की आत्मा ट्रांसलिटरेट नहीं बल्कि उसको ट्रांसलेट करें। होता क्या है कि ट्रांसलिट्रेशन होने लगता है हमारे यहाँ जो है, हम ट्रांसलेट करेंगे और ट्रांसलेट करने के लिए जो है जैसे एक भी शब्द का जो है मैं आपको शब्दों को कम से कम जो है उसका आपकी जो शब्द संपदा इतनी हो कि आप उसमें वहाँ ये जानें कि सिर्फ ये नहीं कि उसका शब्द आपने अर्थ ला के रख दिया, उसके भाव का होता है, एक भावानुवाद होता है, उसको ला करके और जितना तभी आपको उसके निकट पहुँच पाएंगे। और मैंने ये पाया कि हमने अनुवाद जो किए हैं जो हमने वो सभी मैंने यही कोशिश की कि उसमें जो है सिर्फ शब्दों का सिर्फ जो कहते वो नहीं रखना है, मुझको उसके भाव को भी ले आना है। बिल्कुल बिल्कुल, भाव बहुत ज़रूरी है। कुसुम जी, आध्यात्मिक सृजन का जो ये प्रयास है, ये जो श्रृंखला साक्षात्कार की सृजन संवाद के नाम से चल रही है, ये आपको कैसी लगती है और ये इसमें और हम क्या जोड़ सकते हैं, भविष्य में ये क्या रूप जो है ले सकती है? सृजन शब्द ही इतना बड़ा आपने जो है मतलब इतना गंभीर शब्द और इतना व्यापक शब्द है ये सृजन, कि अपने में ही इतना खूबसूरत है कि मुझे नहीं लगता कि इसमें जो है जितना भी इसमें प्रयास किया जाए, जितनी भी चीज़ें आप जोड़ेंगे वो सब इसमें एकदम इसे उसको कोहिनूर की तरह एकदम से उससे रत्न जड़ित कोई आप मुकुट तैयार करते हैं वैसा होगा। बेहद खूबसूरत आपका ये प्रयास है, इसके लिए हम आपको बहुत बधाई देते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कुसुमलता सिंह जी से। कुसुम जी, आप हमारे स्टूडियो में आईं, हमारे सृजन संवाद के पटल पर आप आईं और आपने अपने महत्वपूर्ण विचार साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।